हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उर्वशी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ऑनगोइंग टॉपिक जो कि है डाइजेशन इन ह्यूमंस। प्रीवियस क्लास में हम टीथ के स्ट्रक्चर और उसके क्लासिफिकेशन तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें नेक्स्ट वी हैव टू सी टंग। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन मैकेनिकल डाइजेशन, मतलब कि जो हम फूड को चबाते हैं ना और उसमें जो सलाइवा की मिक्सिंग होती है, ये आपका मैकेनिकल टाइप ऑफ डाइजेशन होता है, तो उसी में आपका टंग हेल्प करता है। इसके अलावा में टंग का ना दो पार्ट्स होते हैं। मतलब इस तरीके से अगर हम टंग बना रहे हैं, मान लो इस तरीके से हम टंग बना रहे हैं, ठीक है, ये टंग है। इसमें ये जो इसका आगे का पार्ट होता है, जो आगे का पार्ट होता है टंग का, वो होता है आपका एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट, और दूसरा पीछे साइड का होता है आपका पोस्टीरियर पार्ट। तो उसको ही हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके दो पार्ट्स हैं, एक हो गया आपका एंटीरियर पार्ट और दूसरा है आपका पोस्टीरियर पार्ट। टंग का जो एंटीरियर पार्ट होता है ना, वो बेस में, मतलब जो हमारा माउथ है उसके बेस में एक मतलब अटैच्ड होता है बेस में। वो जिस चीज से अटैच होता है उसका एक नाम देते हैं। इट इज अटैच्ड विद फ्रेनिलम, FRENULUM, ठीक है, फ्रेनिलम। मतलब ऐसे टंग, अगर आप कभी मिरर में ऐसा अपना टंग देखो तो आप देखते हो कि आपको ऐसे करके कुछ टंग के जस्ट नीचे, जैसे मतलब इस तरीके से आपने ऐसे करके टंग को ऐसे अप किया तो यहाँ पर ऐसे करके आपको कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, मतलब मसल जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। वही आपका क्या है, दैट इज योर फ्रेनिलम। तो एंटीरियर साइड पर टंग जिस अटैचमेंट से अटैच होती है उसको फ्रेनिलम बोलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, सो लर्न इट, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड में, मतलब पीछे की साइड पे, ये जो नेक की साइड में, पोस्टीरियर साइड में जहां पर अटैच होती है टंग, वहां पर एक बोन प्रेजेंट होती है। एक बोन में हमारी टंग अटैच होती है। उस बोन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हायोड बोन बोलते हैं, HYOID, हायोड बोन। ये भी इंपॉर्टेंट है, लर्न इट। और हायोड बोन के बारे में एक बात है कि इट इज द ओनली फ्री बोन, ठीक है। पूरी हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं उनमें केवल इकलौती हायोड बोन ऐसी होती है जो फ्री होती है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि किसी और बोन से अटैच नहीं होती है, ठीक है ना। इट इज द ओनली फ्री बोन प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ठीक। और इससे ही आपकी क्या होती है, टंग अटैच होती है। इसीलिए अगर मान लो किसी की डेथ होती है और उसकी बॉडी अगर पोस्टमार्टम में जाती है तो उसमें एक पोर्शन ये चेक किया जाता है कि उस इंसान की मौत गला दबाने से तो नहीं हुई है। अगर इस चीज को टेस्ट करना होता ना तो हमेशा हम इस हायोड बोन को ही देखते हैं कि अगर ये हायोड बोन टूटी है, ठीक है, किसी मतलब बॉडी में, तो इसका मतलब है कि उसको नेक रीजन में उस पर अटैक किया गया है, उसको उस तरीके से गला दबा के उसको मारा गया है। और अगर हायोड बोन सेफ मिलती है तो उसमें ये प्रेडिक्ट हो जाता है कि नहीं, गला दबा के नहीं मारा, कुछ और रीजन हो सकते हैं, मतलब अदर देन। और उसके अलावा में क्या, जो लोग फांसी लगा के मरते हैं, आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि जो फांसी लगा के मरते हैं उनकी क्या होती है, जीभ बाहर आ जाती है, ठीक है, सुना होगा बड़े लोगों से काफी ज्यादा। तो उसमें भी क्या हो रहा होता है, बेसिकली रीजन कि जो हायोड बोन से जो हमारी टंग अटैच्ड थी ना, तब ये अंदर की तरफ प्रेजेंट थी, और जब ये बोन टूटती है ना तो उसकी वजह से हमारी टंग क्या होती है, थोड़ा सा बाहर शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि फांसी लगाने वाले लोगों की जीभ बाहर निकल आती है। नो अदर रीजन बिहाइंड दैट, ठीक। तो ये हो गया हमारा टंग का पार्ट। और उसके अलावा में एक चीज और है कि हम जो खाना खाते हैं ना उसमें अलग अलग फ्लेवर्स महसूस होते हैं। अलग अलग फ्लेवर्स जो महसूस होते हैं, नमकीन लग रहा है, मिर्च लग रही है, खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है ना। तो ये सारे के सारे फ्लेवर्स होते हैं ना, ये क्यों हमें फील होते हैं, ये फील होते हैं क्यों, क्योंकि हमारी टंग पर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अरे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, हमारी टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग फ्लेवर्स फील होते हैं। अब कहाँ कहाँ पर कौन से हमें फ्लेवर्स फील होते हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं। सबसे टिप वाला जो रीजन होता है वहां पर हमें हमेशा स्वीट टेस्ट सबसे ज्यादा आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्वीट
टेस्ट के लिए जो टेस्ट बड्स होती हैं वो हमारे एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक। उसके अलावा में स्वीट के जस्ट पीछे कौन सी प्रेजेंट होंगी आपकी, सॉल्ट। थोड़ा सा पीछे आकर के हमें जो टेस्ट बड प्रेजेंट होती है वो सॉल्ट टेस्ट करती हैं, ठीक। सॉल्ट के थोड़ा और आप पीछे बढ़ोगे तो यहां पर जो टेस्ट बड्स होती हैं वो बिटर टेस्ट को टेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये को जो कड़वा टेस्ट होता है ना, उसकी जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है वो थोड़ा सॉल्ट से और पीछे होती हैं। और यहाँ पर साइड में भी कुछ टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सावर मीन्स कोई जो खट्टा टेस्ट होता है ना उसको मतलब सेंस कर पाती हैं। तो ये कुछ टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं हमारे टंग के ऊपर, जो अलग अलग फ्लेवर्स हम जिसकी वजह से हमें फील होते हैं। अगर ये टेस्ट बड्स निकाल दी जाए या एब्सेंट हो या इनएक्टिव हो किसी ह्यूमन में, तो उसको कभी भी किसी चीज का टेस्ट फील नहीं होगा, ना ही तो उसे नमकीन समझ में आएगा कोई चीज, ना ही उसे मीठा समझ में आएगा, ना खट्टा और ना ही कड़वा, सबका सेम टेस्ट प्लेन मीन्स कोई टेस्ट ही नहीं होगा उसके लिए, ठीक है, पानी जैसा टेस्ट प्लेन बिल्कुल। तो ये चीज एक स्वीट आगे होता है, सोर साइड में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, स्वीट के जस्ट थोड़ा पीछे सॉल्ट टेस्ट बड्स और उसके पीछे क्या है, बिटर टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी आपकी फ्रेनुलम और हायोइड बोन, ये आपको याद कर लेना है अच्छे से। दिस इज ऑल अबाउट टंग। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें देखना है पैलेट, है ना। तो पैलेट के बारे में भी हम देखते हैं। और बाकी ये जो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज, क्योंकि लाइट का थोड़ा ग्लिच हो जाता है बीच बीच में। तो ऐसा नहीं हो कि पता चला अरे मैम लाइट तो आई नहीं रही आपके वीडियो में, हम नहीं देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज इस वीडियो को एटलीस्ट लास्ट तक देखिए, कंटेंट आपको अच्छा ही मिलेगा। थोड़े बहुत जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसे हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही हम उन्हें खत्म कर लेंगे। टिल देन हमें आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम उन चीजों को थोड़ा और जल्दी खत्म कर पाए, है ना। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी, हमें अगला पढ़ना है पैलेट। पैलेट, ठीक। तो इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डायग्राम बन जाए, सो प्लीज डोंट माइंड। ये कुछ ह्यूमन का फेस बनाने का मैंने कोशिश किया है, ठीक है। ये माउथ है हमारा, माउथ के ऊपर में ही क्या प्रेजेंट होता है, हमारा पैलेट प्रेजेंट होता है। आप अपने टंग को थोड़ा ऊपर टच कराएंगे, जो जहां पर तालू बोलते हैं जिसको हिंदी में ना, तो ये जो ऊपर तालू है टच करो, यही आपका क्या है, पैलेट है, ठीक। पैलेट में क्या होता है, आगे का जो पार्ट होता है, मतलब जितना हम इनिशियली आगे हमारे टीथ से लेकर के थोड़ा पीछे तक जितना हम पार्ट टच कर पा रहे हैं अपनी टंग से, वो पार्ट आपका कैसा होता है, थोड़ा सा हार्ड इन नेचर होता है। मीन्स ये इसको एंटीरियर पैलेट हम बोल देंगे पहले तो। एंटीरियर मतलब आगे की पैलेट है तो एंटीरियर पैलेट, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होता है, ये थोड़ी हार्ड इन नेचर होती है, ठीक है, ये थोड़ी सी हार्ड होती है। अच्छा, इसका जो एंटीरियर पैलेट के अलावा में जो पीछे वाला पार्ट होता है दैट इज योर पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पैलेट, पोस्टीरियर पैलेट कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, मतलब आगे वाली एंटीरियर पैलेट आपकी हार्ड है और पोस्टीरियर पैलेट कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। आप थोड़ा मतलब प्रेशर के साथ थोड़ा सा टंग पीछे टच कराओगे तो आप फील कर पाओगे कि जहां पर हार्ड पैलेट खत्म हो रही है उसके पीछे ही कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको फील होगा, तो वही आपका क्या है, पोस्टीरियर पैलेट। अच्छा, पोस्टीरियर पैलेट के एंड पर, बिल्कुल एंड पर एक बेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब इस तरीके का होता है। उसको मैंने सिंपली ऐसे डॉट से इसलिए रिप्रेजेंट किया था कि डायग्राम में हम जब देखेंगे तो ऐसे सामने से डॉट जैसा ही लगेगा, है ना। इस तरीके से एक बेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आपने वो ऐड देखा है विक्स की गोली वाला, उसमें बोलता है विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक वायरस या बैक्टीरिया होता है, वो क्या होता है ऐसे करके गले के अंदर से वो एक घंटी पे लटका हुआ होता है, मीन्स ये वाला पार्ट जो कि बेसिकली हमारे पैलेट का हिस्सा है। और इसका नाम जो होता है इसको हम बोलते हैं इव्यूला। क्या बोलते हैं, इव्यूला, ठीक, इव्यूला। इसका काम क्या होता है, इव्यूला का, इव्यूला का काम होता है कि वो मतलब जो नेजल कैविटी है हमारी, मतलब जो नोज वाली जो कैविटी है और जो माउथ मतलब बक्कल कैविटी है उसको मतलब डिफरेंशिएट मतलब अलग पार्ट में रखना, मतलब क्या बोलेंगे हम, मतलब बोल के रह गए। इव्यूला का काम क्या होता है कि वो नेजल कैविटी से बक्कल कैविटी को सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। मतलब आपने नोटिस किया होगा
कि आप ऐसे जब माउथ ओपन करते हो तब तो आपको ये इव्यूला लटकता हुआ दिखता है, लेकिन जब भी आप स्वेल करोगे कोई चीज, पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, या ऐसे सिंपली ऐसे करके गल्प कर रहे हो कुछ भी, है ना, तो क्या होता है, ये इव्यूला क्या करता है, नेजल ओपनिंग को क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है, ताकि कोई भी चीज ऊपर हमारी नेजल कैविटी में ना चली जाए, है ना। तो ये हो गई आपकी नेजल कैविटी और ये हो गई आपकी ओरल कैविटी, ठीक है। इसको सेपरेट करने का काम कर रहा है, मतलब अलग अलग करने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा में क्या होता है, जो आपका एंटीरियर पैलेट होता है ना, ये थोड़ा रफ इन नेचर होता है, मतलब यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ऐसे करके ऐसे कुछ रफ से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ऐसे करके। हम ह्यूमंस में इतने वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, ये रज, इसको नाम दिया जाता है, इस रफ स्ट्रक्चर को, इसको बोला जाता है रज या रगेज भी बोल सकते हो, ठीक है। रजेस, जो प्रोनाउंसिएशन आपको अच्छा लगे वो कर लो, ठीक है। रजेस होते हैं ये, हम ह्यूमंस में तो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब यूज नहीं हो रहा उतना ज्यादा, लेकिन क्योंकि इवॉल्व क्या कहते हैं, पैलेट जब उसमें मैमल्स में आई थी, तो इवोल्यूशन के टाइम पर ये हमारे मतलब बॉडी का ही पार्ट थे, बट अभी टाइम के साथ क्या हो गया, ये उतने यूज में नहीं, तो ह्यूमंस में तो ये एज एन वेस्टिजियल ऑर्गन है। लेकिन जो कार्निवर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब कार्निवर्स होते हैं ना, जो मांस वगैरह खाते हैं, उनमें ये अभी भी डेवलप्ड है अच्छे से। मतलब अगर आप कभी किसी कुत्ते का मुंह देखोगे ना ऐसे खुला हुआ, तो आप देखोगे ऊपर की तरफ में कुछ ऐसे कांटे जैसे छोटे छोटे से दिखते हैं महीन से ना, तो वही क्या होते हैं, आपके रजेस होते हैं, जो कि पैलेट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस रजेस का काम क्या होता है, क्या कहते हैं, ये फूड को कैप्चर करके रखने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि खाना इजीली फिसल ना जाए उनके मुंह से, है ना, तो कैप्चरिंग में हेल्प करता है, बस दिस इज इट। तो पैलेट का इतना ये सारा पोर्शन है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को हम इसी डायग्राम में समझ लेंगे। नेक्स्ट क्या है हमें देखना है, फेरिंग्स, ठीक। ओरल कैविटी पोस्टीरियर साइड में, मतलब पीछे की साइड में, मतलब वेंट्रल साइड में क्या होती है, एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होती है जाकर के, उसी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फेरिंग्स बोला जाता है। तो अगर कहना चाहेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि ओरल कैविटी के पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, आपका फेरिंग्स कहलाता है, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला जो इतना ये वाला पोर्शन है, ये पूरा आपका क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाएगा। और इसको अगर आप देखना चाहो तो इस तरीके से थोड़ा फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है ना, मतलब फनल जैसे जो नहीं बॉटल वगैरह में कुछ भी आपको लिक्विड चीज अगर भरनी होती है, तो घर में वो एक कीप बोलते हैं ना, नॉर्मल हमारे यहाँ देसी भाषा में तो उसको कीप बोलते हैं, है ना, उसको यूज करते हैं। उसका फेस कैसा होता है, ऐसे ऊपर की तरफ में ऐसे चौड़ा होता है, नीचे की तरफ में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पतला सा हो जाता है ना, तो ये फनल शेप्ड है, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर ये फेरिंग्स का होता है, तो इसलिए हम बोल लेते हैं इट इज द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, उसके अलावा में क्या है, इसके ना तीन पार्ट्स होते हैं। फेरिंग्स के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला इसका पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स, ठीक। नेजोफेरिंग्स के बाद आएगा आपका नेजोफेरिंग्स, उसके बाद ओरोफेरिंग्स, और नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। अब ये तीनों रीजन्स होते कौन से, वो भी हम इसी डायग्राम में समझ लेंगे। ये जो नेजल कैविटी वाला एरिया होता है, मतलब ये अपर पार्ट है, ये वाला ऐसे करके इतना वाला, ये वाला रीजन, ये होता है आपका नेजोफेरिंग्स, और उससे जस्ट नीचे लगा हुआ जो ओरल कैविटी के जस्ट पीछे वाला पार्ट होता है, इतना वाला ये पार्ट, ये होता है आपका ओरोफेरिंग्स। और लैरिंजोफेरिंग्स क्या होता है, जो लैरिंग्स वाला पार्ट होता है। आपके नाम में ये कौन सी नई वाला आ गई, लैरिंग्स। अभी फेरिंग्स सुन रहे थे, अब लैरिंग्स भी सुन लो। तो लैरिंग्स हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, वहां पे हम पढ़ेंगे लैरिंग्स क्या है, बट फिर भी उसका हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। क्या होता है, ये जो हमारा फूड पाइप जाएगा, मतलब ये ओरल कैविटी है, ये फेरिंग्स है, ये जाकर के फूड पाइप में यहाँ पर ओपन होगी, मतलब ये हमारा आगे ईसोफेगस होगा, फूड पाइप पूरा। इसी के साथ में लगा हुआ एक होता है आपका विंड पाइप, ठीक है, विंड पाइप। उसका जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। जो स्टार्टिंग, मतलब ये हमारा क्या है, फूड पाइप है, फूड पाइप, ठीक। और ये हमारा क्या है, विंड पाइप, जिसमें से एयर अंदर जाएगी बॉडी में, ठीक।
विंड पाइप। इसी का ये आगे वाला जो पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, ये लैरिंग्स कहलाता है। और इसकी जो ये ओपनिंग होती है विंड पाइप की, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस बोलते हैं। इसको मैं हटा दे रही हूँ, है ना। ये जो ओपनिंग होती है विंड पाइप की यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, इसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। और इसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसे करके एक कवरिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक, तो यही वाला पार्ट जो ये नीचे वाला जो बेस मतलब ओरोफेरिंक्स के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है, यही आपका क्या कहलाता है, लैरिंजोफेरिंक्स वाला रीजन होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है एपिग्लॉटिस, इसका काम क्या होता है, जिस टाइम पर हम फूड मतलब स्वॉलो कर रहे होते हैं, मतलब खाना खा रहे होते हैं, उस टाइम पर वो खाना बाई चांस, क्योंकि ओपनिंग देख रहे हो आप लैरिंजोफेरिंक्स में ही हो रही है इसकी फूड पाइप, वो सॉरी विंड पाइप की। तो मान लो बाई चांस अगर हम खाना खा रहे हैं और वो खाना कहाँ चला जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए खाना खाते टाइम क्या होता है कि ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये इसको ऐसे कवर कर लेता है ताकि खाना इसके अंदर ना जा पाए, है ना। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन यही होता है, और जिसकी ओपनिंग होती है विंड पाइप की उसे हम ग्लॉटिस बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हो गया क्या, फेरिंग्स के जस्ट बाद में क्या आ गया हमारा, ओइसोफेगस, मतलब फूड पाइप को हम ओइसोफेगस भी बोलेंगे। ठीक, ओइसोफेगस। तो ये हो गया हमारा फेरिंग्स का पार्ट। तो फेरिंग्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है आप क्या बताओगे, सिंपली इट इज एन फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट हैज 3 रीजन्स, 3 रीजन्स होते हैं। एक होता है आपका नेजोफेरिंग्स, दूसरा होता है ओरोफेरिंग्स, और तीसरा होता है लैरिंजोफेरिंग्स। और अगर इसके फंक्शन की हम बात करेंगे तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट ट्रांसफर्स फूड फ्रॉम, क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू, कहां पर भेज रहा है खाने को, ओइसोफेगस। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कनेक्ट करता है हमारी ओरल कैविटी को हमारे फूड पाइप से, यानी कि ओइसोफेगस से। ठीक, तो इतना काम हो गया आपका लैरिंग्स का, सॉरी फेरिंग्स का। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू सी, इसके अलावा में हमें अब पढ़ना है ओइसोफेगस, है ना। हाँ, इसके बाद में सुन लिया मैंने, इसके बाद में हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। हमने 4 चीजें स्टार्टिंग में देखी थी ना, उसमें से हमने 3 अभी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वी हैव टू सी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, इनमें से ना एक सिक्रीशन मतलब सिक्रीट आउट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। यही को सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो सलाइवा सक्रीट करती हैं। ठीक है, सलाइवा मीन्स लार, हिंदी में हम लार बोलते हैं ना उसको। सलाइवा का सिक्रीशन होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स से। और क्या कहते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सेक्रीट करते हैं, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा के 2 फंक्शंस होते हैं मेनली। एक क्या होता है, पहला फंक्शन होता है सलाइवा का कि ये एक्ट एज एन ल्यूब्रिकेंट। क्या काम करता है, ये ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, एक्ट एज मीन्स जो हम फूड मेस्टिकेट करते हैं, मतलब चबाते हैं या खाते हैं, उसको क्या करता है, सॉफ्ट मतलब गीला करने में, मतलब उसको सॉफ्ट स्मूथ पेस्ट बनाने में हेल्प करता है। तो इट एक्ट एज एन ल्यूब्रिकेंट। दूसरा काम होता है कि इस सलाइवा में एक टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवरी अमाइलेज। इसका एक और नाम होता है दैट इज टाइलिन। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज को ही एक और नाम से जाना जाता है, टाइलिन। ठीक, अब आप ये मत बोला मैम लिखा तो पी है, बोल टी रही हो, तो पी इसमें साइलेंट होता है, हम प्रोनाउंशिएट करते हैं उसको
टाइलिन, ठीक है। तो ये इसका दूसरा नेम है और ये भी नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। टाइलिन में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। और फिर उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। मान लो सलाइवरी अमाइलेज ना लिखा मिला, टाइलिन लिखा मिल गया। सलाइवरी अमाइलेज अगर लिखा मिलेगा तो आप आराम से कर ले जाओगे कि स्टार्च का डाइजेशन सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम करता है जो कि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर टाइलिन लिखा मिल जाता है तब कभी कर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों इसके नेम होते हैं, अल्टरनेटिव नेम्स। और इसका काम क्या होता है? ये करता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, मतलब जो हम फूड इनटेक करते हैं उसमें से एक टाइप होता है दैट इज स्टार्च। और ये जो स्टार्च है ना, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है आपका। स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। इसका डाइजेशन कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज करता है। और यहां से भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपसे ये पूछा जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन डाइजेस्टेड इन माउथ, मतलब हमारे माउथ में ही इनमें से किसका डाइजेशन सबसे पहले शुरू हो जाता है। या फिर ऐसे भी पूछ लेगा कि सबसे पहले इन पर्टिकुलर चीजों में से किसका डाइजेशन शुरू होता है। तो सबसे पहला और ये भी एक क्वेश्चन होता है कि कहां पर डाइजेशन शुरू हो जाता है ना। तो ऐसे करके घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें ये सबसे पहले जो डाइजेशन की मैकेनिज्म होती है, या ये कहो केमिकल डाइजेशन होता है, वो हमारा माउथ से ही स्टार्ट होता जाता है। और माउथ में भी किस चीज का डाइजेशन सबसे पहले होता है? दैट इज योर स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन सबसे पहले होता है। और स्टार्च एक टाइप का आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट है मतलब मैक्रोमोलिक्यूल हुआ ना, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल है जिसको ब्रेक किया जाएगा किसी स्मॉल मॉलिक्यूल में। तो जो स्टार्च होता है ये आपका ब्रेक होता है एक टाइप में, मतलब स्मॉल या सिंपल फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं माल्टोज, शुगर बोल सकते हो आप, ठीक है। माल्टोज शुगर में कन्वर्ट होता है स्टार्च। और यही रीजन है कि आप जब खाना खाते हैं और उसमें जो रोटी को आप चबाते हो थोड़ा देर तक, मतलब आपने रोटी खाई उसको चबा रहे हो, वही 32 टाइम वाला कॉन्सेप्ट कि एक बाइट को आपको 32 बार चबाना है ना। तो आप जब देर तक चबाते रहते हो खाने को तो वो आपको थोड़ा मीठा सा फील होने लगता है। उसका रीजन ही यही होता है कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो एक शुगर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको माल्टोज शुगर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा में एक और चीज कि मैम तो क्या पूरा का पूरा स्टार्च हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता होगा? नहीं, यहां पर केवल और केवल 30% ऑफ स्टार्च ही डाइजेस्ट होता है, क्योंकि फूड हमारे माउथ में बहुत ज्यादा देर नहीं रुकता है, ठीक है ना। जितनी देर रुकता है उतनी देर में अप्रोक्स 30% ऑफ स्टार्च डाइजेस्ट होता है, बाकी का फिर आगे जाकर के इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, ठीक है ना। तो हमने सलाइवरी ग्लैंड में क्या क्या चीजें देखी कि सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। इसका दूसरा नाम होता है टाइलिन। इसका काम क्या होता है? रिपीटेड क्या होता है? ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और अप्रोक्स 30% ऑफ डाइजेशन होता है इसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव टू सी, हमें नेक्स्ट देखना है ओइसोफेगस, ठीक है। हमने ओरल कैविटी या ये कहिए बक्कल कैविटी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है? ओइसोफेगस देखना है। तो ओइसोफेगस में बेसिकली ना किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं हो रहा होता है, वो केवल और केवल कनेक्शन का मीडियम होता है, या ये को ट्रांसफर मीडियम होता है फूड का। कहां पर? स्टमक में, ठीक। तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस देखना है नेक्स्ट हमें, ठीक है। और ओइसोफेगस बेसिकली क्या होता है? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मींस इस तरीके से एक पाइप जैसा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अलावा में क्या है? अगर इसकी हम पोजीशन देखें हमारी बॉडी में, पोजीशन देखेंगे तो कहां पर प्रेजेंट होता है? ये डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट डॉर्सली या फिर डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट डॉर्सल साइड, ठीक। डॉर्सल साइड का मतलब जो हमारी आगे मतलब जो आगे वाला पार्ट होता है वो हमारा डॉर्सल साइड होता है, और जो हमारा पीठ वाला हिस्सा होता है ये होता है हमारा वेंट्रल साइड। तो फूड पाइप हमारा यहीं पर प्रेजेंट होता है, जस्ट
नियर बाय अवर व्हाट वी से, हाँ विंड पाइप के जस्ट पास में ही, तो उसकी लोकेशन क्या होगी, डोर्सल साइड, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और दूसरी चीज क्या होती है कि ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें मसल्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब इस तरीके से ऐसे मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसमें, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा डायग्राम, सो जस्ट प्लीज एडजस्ट, ठीक है। इस तरीके से कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन मसल्स की वजह से क्या होता है, इसमें फूड का ट्रांसफर होता है। अच्छा, जब हम खाना खाते हैं ना, तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमने खाना एकदम से स्वॉलो किया, निगला और सीधा सट से जाकर के तुम स्टमक में पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे मूव करता है ईसोफेगस में। कैसे मूव करेगा, मान लो यहाँ पर ये फेरिंग्स था, ठीक है, ये हमारा नेक रीजन था, इसी में यहाँ पर हमारा ईसोफेगस है, ठीक है। तो यहाँ पर फूड जैसे यहाँ आया, फूड यहाँ आया, तो यहाँ वाला जो मसल्स हैं वो थोड़े से कैसे हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे ऐसे करके, ठीक, ऐसे थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फूड क्या हो जाएगा, आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। फिर आगे वाली थोड़ी जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, फिर से थोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ऐसे हल्का सा, ठीक है। और तो ये फूड क्या हो जाएगा, फूड आगे की तरफ मूव हो जाएगा, और ये पीछे वाली मसल्स कैसे हो जाती है, वापस से रिलैक्स हो जाती हैं। तो ऐसे करके ऐसे ही जिग जैग पैटर्न बनता चला जाएगा आगे आगे, और पीछे की साइड पर क्या हो जाती है, मसल्स ऐसे रिलैक्स होती चली जाती हैं। इस तरीके का जो मूवमेंट होता है, मतलब ऐसा नहीं है मतलब कि एट अ टाइम बहुत सारे ऐसे स्पेसेस बने होंगे, एट अ टाइम एक ही स्पेस बनेगा। मान लो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे यहाँ पर स्पेस बनी, यहाँ पर फूड आया, फिर पीछे वाली मसल्स रिलैक्स हो गई, फिर आगे वाली मसल्स क्या होंगी, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और स्पेस बनाएंगी, फूड थोड़ा और आगे बढ़ेगा, और पीछे वाली मसल्स कैसे हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक। इस तरीके का जो मूवमेंट होता है इसको टर्म दिया जाता है, इसको बोला जाता है पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, ठीक। क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होगा, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। और होता मतलब होता किस वजह से है ये पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है लगातार मसल्स में, हमारे ईसोफेगस में, ईसोफेगस की वॉल में जो मसल्स प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है। और यही रीजन है कि अगर मान लो कभी कभार हम पेड़ वेड़ पे उल्टे लटकते हैं, तो खाना ऐसे जो हमने खाया हुआ वो तुरंत से बाहर नहीं आता। आप एक बार इमेजिन करके देखो, अगर इस तरीके का सेटअप नहीं होता, सिंपली एक स्ट्रेट ट्यूब होती जिसमें हमने खाना खाया और तुरंत से वो अंदर चला गया, तो चांसेस थे ना कि मान लो हम बेड पे लेटे हैं, तो पता चला वो फूड तिरछा तिरछा हो गए पाइप में वापस से आ जा रहा, अगर हमारा बेड पीछे की साइड में थोड़ा नीचा है, या फिर हम पेड़ पे लटक रहे हैं, खेल रहे हैं, पता चला फूड जो हमने खाया था एज इट इज बाहर निकल आ रहा है। ऐसा तो कभी होता नहीं है। हाँ, फूड बाहर आता है, वो अलग केस होता है कि जब आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो फिर वॉमिटिंग का केस होता है, वो अलग चीज है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि वो एक्चुअली में क्यों हो जाता है, ठीक है। बट नॉर्मली क्या है कि हमारी मतलब नेचर ने हमारी बॉडी में ऐसा सेटअप बनाया हुआ है कि जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो आराम से स्टमक में अगर पहुंच जाए तो फिर उसका डाइजेशन हो गया, वो आगे ही बढ़े, ऐसा ना हो कि वापस से पीछे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी कैसे हो पाता है, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट की वजह से। और ऑलरेडी हमने इसके बारे में ये चीज तो देख ही रखी है कि ईसोफेगस में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। अब ईसोफेगस से पहुंच गया खाना, कहां पे, कहां पहुंचेगा खाना बताओ, स्टमक में जाएगा ना। तो नेक्स्ट हमें क्या स्टडी करना है, हमें स्टमक पढ़ना है, ठीक। अच्छा, स्टमक को कंटिन्यू करने से पहले कुछ एक टर्मिनोलॉजी है फूड से रिलेटेड, हम वो देखेंगे। जिस टाइम पर फूड हमारे माउथ में प्रेजेंट था ना, मतलब माउथ में क्या है, फूड प्रेजेंट है, ठीक। फूड के साथ क्या मिक्स हो रहा था हमारा, सलाइवा। क्या मिक्स हो रहा था, सलाइवा, है ना। जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है तब इसको एक नाम दिया जाता है, एक टर्म बोलते हैं, उस टाइम पर इस फूड को हम बोलते हैं बोलस, ठीक। क्या बोलते हैं, बोलस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में फूड कहां पर एंटर करेगा, मतलब बोलस है ये, फिर एंटर कहां करेगा, हमारे स्टमक में एंटर करेगा।
आगे हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, वहां पर हम ये देखेंगे कि जो बोलस है उसके साथ में अब क्या ऐड होगा, बोलस है इसके साथ में ऐड होगा हमारा गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे स्टमक में सेक्रेट होगा, उसके बारे में हमें अभी आगे देखना है, ठीक है। तो बोलस और गैस्ट्रिक जूस, ठीक, जब ये मिक्स हो जाते हैं उसके बाद अब इसको बोलस नहीं बोलेंगे, अब इसको एक नया नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं हम इसको, काइम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टमक के बाद फिर फूड कहां ट्रांसफर होना है, ये स्टमक में बोला जा रहा है काइम इसको, ठीक है। स्टमक में हम क्या बोल रहे हैं, काइम बोल रहे हैं। माउथ में हम जब सलाइवा के साथ मिक्स हुआ फूड तब हमने इसको क्या बोला, क्या बोला इसको हमने, बोलस बोला है, ठीक। इसके ट्रांसफर होगा फूड कहां पर, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जब फूड एंटर कर जाता है, स्टमक के बाद फूड कहां जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। इंटेस्टाइन में और भी कुछ पर्टिकुलर जूसेस इसमें मिक्स होंगे, तो ये जो काइम होगा आपका, काइम होगा, ये इसका एक्सपोजर होगा और भी टाइप ऑफ मतलब क्या बोलेंगे सेक्रीशन से, जैसे इंटेस्टाइन से आने वाला कुछ सेक्रीशन होगा, है ना, लीवर से आने वाला कुछ सेक्रीशन होगा, पैनक्रियास से आने वाला कुछ सेक्रीशन होगा, वो सारे के सारे इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका फूड होगा उसको एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है CHYLE, काइल, ठीक। तो ये फूड से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके, वही ऑब्जेक्टिव टाइप से, जैसे बोलस, ठीक है। बोलस क्या हो गया, फूड और सलाइवा, ठीक। बोलस गया आपके स्टमक में जहां पर आप उसके साथ गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। फिर काइम मिक्स होगा आगे जाकर के इंटेस्टाइनल जूस के साथ, है, लिवर का कुछ सिक्रीशन होता है उसके साथ, पैनक्रियास के कुछ सिक्रीशंस होते हैं उसके साथ, तब इसको हम बोलेंगे काइल बोलते हैं, ठीक। और इनके अलग अलग नाम भी इस वजह से पड़ जाते हैं कि जैसे जैसे एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर में ये होते हैं वहां पर इनका नेचर अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमारा सलाइवा होता है उसमें क्या ना बोला, वो न्यूट्रल इन नेचर होता है, तो जो फूड होता है वो भी न्यूट्रल पीएच का रहता है, मतलब यहाँ पर न्यूट्रल पीएच रहेगा इसका, ठीक है, न्यूट्रल पीएच रहता है, वहां पर इसको बोलस बोला जा रहा है। काइम जो होता है वो स्टमक में होता है, और स्टमक का हमारा नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। आगे जब हम स्टमक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आखिर जो स्टमक का नेचर होता है वो एसिडिक क्यों होता है। तो काइम जो होता है वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। और जो आपका काइल होता है ये भी फिर कैसा होता है, आपका बेसिक होता है, यहां पर भी ये आपका बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये कुछ ये बताना, मतलब ये इसलिए बताया गया बेसिकली, यहां से भी कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लिया जाता है आपसे कि काइम है वो किस नेचर का होगा, या उसका पीएच पूछ लिया जाता है ना। तो एसिडिक रेंज होगी अप्रोक्स 6.8, एग्जैक्टली नहीं है बट अप्रोक्स हम बोल रहे हैं कि 6. इसका नहीं होगा 6.8, अप्रोक्स 6.8 आपका बोलस का होता है, 7 न्यूट्रल होता है ना, तो अप्रोक्स 6.8 पीएच होता है आपका बोलस का। तो ऐसे ही करके आपको रेंज दे दी जाती है, तो उसमें बोलस आपका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल रेंज में काइम आपका एसिडिक होता है और काइल आपका बेसिक होता है। टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, फूड से रिलेटेड। नेक्स्ट हमें स्टमक पढ़ना है, तो वहां पर मैं सीधा यही बोलूंगी कि बोलस था वो आ गया कहाँ, स्टमक में, अभी क्या मिक्सिंग हुई है, ये क्या होगा, ये काइम कहलाएगा, देन काइम फिर फर्दर ट्रांसफर होगा काइल में, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस इजीली मिल जाएं और आपकी पढ़ाई स्मूथली और सिंपल तरीके से चलती रहे। थैंक यू सो मच।